साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं आज फिर से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट और आपका जेआरएफ, इन सभी को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको मैं प्रश्न बताऊंगा। निश्चित ही यदि आप पूरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपकी तैयारी में वृद्धि होगी और आपको एक नया अनुभव मिलेगा। एक क्वेश्चन निश्चित ही आपके जो है तैयारी में, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हिंदी साहित्य वर्ग 1 या 2 की या किसी भी वर्ग की किसी भी लेवल की, चाहे आप सेंट्रल लेवल की या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आप यूट्यूब की व्हाट्सएप की लिंक देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ स्टडी मटेरियल जो मैं समय समय पर शेयर करता रहता हूँ मिल सकता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया वो कौन सा, किसने लिखा, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा पहला ही प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा? साथियों, तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमें याद रखना है राम कौन थे, राम वीर थे, और हमें याद रखना है रामचंद्र शुक्ल से वीर याद रख लेना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीर गाथा काल कहा है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत काल कहा। इसको भी हमें याद रखना है। एक बार और इसका विस्तार से देख लेते हैं, पूरा इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें सबके बारे में बताया गया है किसने किस काल को किस नाम से पुकारा है। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि किसने किस नाम से पुकारा। जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल कहा है, मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने भी आरंभिक काल कहा। साथियों, यहाँ पर एक गणपति चंद्रगुप्त का आरंभिक काल आता है या शून्य काल भी इन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, वहीं राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, क्योंकि इसमें साहित्य के बीज बोए जा रहे थे। आदिकाल सबसे प्राचीन काल का साहित्य था, इसलिए इन्होंने बीज वपन काल कहा। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, इसको भी हमें याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आदिकाल कहा। हम ये भी याद रख सकते हैं आदिकाल मतलब हजारों साल पुराना समय, हजारों साल से आपको हजारी याद आ जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको याद हो जाएगा। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल या संधि काल कहा है, क्योंकि इस समय अपभ्रंश और हिंदी का मेल हो रहा था तो इसलिए इसको संधि काल इन्होंने कहा। इस तरीके से हमें याद रखना है। आपके एक क्वेश्चन में ये जो है आपके 9 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। हमसे कभी भी पूछ लिया जाता है किसने किस काल को क्या कहा है। तो जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल, मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण में कौन सा युग्म अशुद्ध है? मतलब यहाँ पर जो जोड़ी टाइप की दी गई है हमें बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि बीज वपन काल जो कहा है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ना कि मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा था, इसलिए इसका यही पहला ए नंबर का आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये जो युग्म है जो अशुद्ध है। बाकी सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा, संधि काल या चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसको हमें याद रख लेना है। आप चाहें तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में काम में आए। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? साथियों, एक है वीर काल और एक है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हमें इसको याद रखना है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है चारण काल। और मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल। वहीं गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है? आरंभिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल। इसको भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया वह दिया राहुल सांकृत्यायन ने। साथियों, राहुल सांकृत्यायन इनको यायावर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। साथियों हमें याद रखना है बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम हमें याद रखना है बीज वपन काल से। साथियों यदि इसको आप पढ़ेंगे तो जो है वपन को यदि आप पवन पढ़ लेते हैं तो पवन से नाम बन जाता है पवनसुत। पवनसुत जो है महावीर बजरंग स्वामी को भी कहा जाता है। तो आप इस तरीके से इसको लिंक करके याद कर सकते हैं यदि आपको याद नहीं होता है। मैंने तो इसी तरीके से याद किया है कि वपन को पवन पढ़ लिया, पवन पढ़ने के बाद हमें याद आया कि पवन में कौन उड़ता था तो महावीर बजरंग स्वामी। तो उससे हमें याद हो जाएगा आदिकाल को बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल को बीज वपन काल कहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या वीरकाल कहा। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल कहा। इसको हमें याद रखना है। आज के अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर लें, क्योंकि अब हमारा सफर लंबा चलने वाला है और हम वर्ग 1 की तैयारी मिलकर के करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। साथियों हमारा आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नाम है जो आदिकाल का नहीं है। तो वीरगाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल हमें पता है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा। तो अब हमें ये बताना है कि गद्य काल क्या है। साथ ही जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है विभाजन पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को जो है आपका आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, वहीं पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल कहा। तो आदिकाल का नाम गद्यकाल नहीं है, आधुनिक काल का नाम गद्यकाल है, इसलिए जो है यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथियों हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन और गद्य का प्रसार एवं गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया। गद्य साहित्य को इन्होंने 4 भागों में बांटा, गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति। इस तरीके से जो है गद्य काल को बांटा है वह बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लेवल है, जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया है। जितने भी ये क्वेश्चन है पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं किसी न किसी स्टेट में, या तो टीजीटी में या पीजीटी में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में या नेट जेआरएफ में। तो साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ये क्वेश्चन लेवल के हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो निश्चित ही इनको देखें और वीडियो को पसंद कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि हम इसका विस्तार से देखें तो आप देख सकते हैं या आप नोट्स भी इसके बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य के इतिहास को इस प्रकार विभक्त किया। इन्होंने जो गद्य साहित्य का इतिहास है पूरा काल विभाजन तो किया ही, साथ ही गद्य साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले गद्य का आविर्भाव। गद्य का आविर्भाव इन्होंने बताया संवत 1900 से 1925। यदि इसी को आपको सन में बदलना है तो इसमें से आप 57 माइनस कर देंगे तो आप ईसवी सन में पहुंच जाएंगे। तो हम संवत में याद कर सकते हैं, संवत में काफ़ी सरल हो जाएगा। पहला काल इन्होंने बताया 1900 से 1925, दूसरा बताया 25 से 50, तीसरा बताया 50 से 75, चौथा बताया 75 से आगे। तो पहला गद्य का आविर्भाव, फिर प्रथम उत्थान, फिर द्वितीय उत्थान, फिर तृतीय उत्थान। संवत में है गद्य का आविर्भाव 1900 से 1925, फिर आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन, इसी का दूसरा नाम है प्रथम उत्थान। तो ये समय है 1925 से 1950 विक्रमी संवत। वहीं गद्य साहित्य का प्रसार जिसको द्वितीय उत्थान कहा गया सन 1950 से 1975, और गद्य साहित्य की वर्तमान गति या तृतीय उत्थान जिसका समय है 1975 से आगे। तो इस तरीके से हम आप इसको याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले गद्य का आविर्भाव, फिर गद्य का प्रथम उत्थान, गद्य का द्वितीय उत्थान और गद्य का तृतीय उत्थान। 1900 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से आगे, और यहाँ से परिवर्तन, प्रसार और वर्तमान गति। इस तरीके से आप याद करेंगे तो निश्चित ही आप इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब आगे आएंगे आपसे सारे बन जाएंगे। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म कब आया और कैसे आया। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर सबसे पहले भाषा थी लौकिक संस्कृत, नहीं सॉरी, सबसे पहले थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद आई लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद आई फिर पाली, पाली के बाद आई फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद फिर आई जो है आपकी अभ्रंश, अभ्रंश, अभ्रंश के बाद आई अवहट्ट, तो अवहट्ट के बाद आई खड़ी बोली हिंदी। ये था भाषा के विकास का क्रम। तो हम देखते हैं कि जब जो है हमारे यहाँ पर वैदिक साहित्य लिखा जा रहा था, वैदिक साहित्य को
आम जन तक पहुंचाने के लिए उसी साहित्य को परिवर्तित करके जो है लौकिक साहित्य में बदला गया है, मतलब लौकिक संस्कृत में बदला गया। वैदिक साहित्य से आप अनुमान लगा सकते हैं, जितने भी आपके वेद और उपनिषद लिखे गए हैं बहुत ही कठिन लेवल की संस्कृत थी, उसे वैदिक संस्कृत कहा गया। उसके बाद लिखा गया लौकिक संस्कृत। इन दोनों के बाद जब जो है इस धर्मों में अलग अलग तरीके से देखा गया, कुछ विसंगतियां आने लगी, तो इनसे अलग हट करके गौतम बुद्ध ने एक अपना नया धर्म चलाया जिसको कहा गया बौद्ध धर्म। और गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म चलाया, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में जो साहित्य लिखा गया या अपने जो है उसका प्रचार प्रसार किया, वो सब जो है पाली भाषा में किया। तो ऐसे ही हमारा याद रखना है हमें, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली। तो जो है आपका बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितना साहित्य वो पाली में है, वहीं जैन धर्म से जुड़ा हुआ जितना साहित्य है वो प्राकृतिक भाषा में है। इसको भी हमें याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की भाषा जो है पाली है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? मतलब ऐसी रचना जो अपभ्रंश से प्रभावित है और हिंदी में है, तो वह रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या है भरतेश्वर बाहुबली रास? इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ उत्तर जानना नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए उससे संबंधित जितना भी जो साहित्य लिखा गया, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, वो सारी चीज़ें हम यदि जान लें तो और उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन बन जाए। साथ ही यहाँ बताया गया कि अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस्कृति भरतेश्वर बाहुबली रास के द्वारा लिखी गई। जो है भरतेश्वर बाहुबली रास है, रास नामक जो सरस्कृति है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इससे प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमाण रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्तर पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया कि दलपति विजय ही खुमाण रासों का कवि था। ढोला मारू रा दूहा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मारू रा दूहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहावत था और मौखिक परंपरा में गाया जाता था। इसको हमें याद रखना। हम कहते हैं ढोला मारू की जो कहावतें सुनते हैं वही है। तो जो है यहाँ पर हमें याद रखना है मुख्य तौर पर भरतेश्वरी बाहुबली रास जो है प्रथम अपभ्रंश रास जो है रास नामक पहली सरस्कृति है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? इसलिए क्वेश्चन रिपीट होने पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको फिर से ये चीज़ जेहन में आ जाए। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है, आपने अभी हमने पढ़ा भरतेश्वर बाहुबली रास। और ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं जो है भरतेश्वर बाहुबली रास जो है एक खुमाण रासो ही है, और इसको हमें याद रखना है खुमाण रासो है। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, लेकिन खुमाण रासो जो दलपति विजय ने लिखा, तो हम मान सकते हैं कि जो ये रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है ये भी जो है दलपति विजय की है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में ऐसा कौन सा जो रचित लोक भाषा काव्य हमें बताना है। तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य जो है वह है ढोला मारू रा दूहा। इसको हमें याद रखना है। ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया ढोला मारू रा दूहा। इससे संबंधित और जो जानकारी है वो आपको मैं बता देता हूँ। साथियों, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दूहा घड़ा पुराणा ऐछ पंक्ति इस प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य में को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक की कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया गया। इसको हमें याद रखना है, कुशल राय वाचक की कुछ चौपाइयों जोड़कर इसको आगे बढ़ाया गया ढोला मारू रा दूहा को। तो इसको हम याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम क्या है? साथियों, इसमें ऑप्शन हमारा सही उत्तर है शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। जो हम देख रहे थे भरतेश्वर बाहुबली रास जो है इसमें बताया गया है कि शालिभद्र सूर्य की रचना है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। इसमें विस्तार से जो बताया गया है इससे संबंधित तथ्य कि शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है कि जो ये हमारी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य जो है मुनि जिन विजय ने इस जैन साहित्य
कि रास का प्रथम ग्रंथ माना है। किसको? भरतेश्वर बाहुबली रास को। इसमें जो है भरतेश्वर और बाहुबली की चरित्र का वर्णन किया गया है। यह रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी। इस ग्रंथ की रचना, इसको भी हम याद रख सकते हैं। अगली रचना का नाम है पंच पांडव रचित रास के रचयिता कौन है? साथियों, पंच पांडव रचित रास के रचयिता भी शालिभद्र सूर्य हैं, इसको हमें याद रखना है। इसमें बताया गया है कि पंच पांडव रास के रचयिता शालिभद्र सूर्य नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। आप इसको याद कर सकते हैं। रास परंपरा का ये जो है प्रथम ग्रंथ है जैन साहित्य में। इसके अलावा जो है पंच पांडव जो है इनकी दूसरी रचना है शालिभद्र सूर्य की। पहली रचना क्या मान सकते हैं हम? भारतेश्वर बाहुबली रास जो है यह एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है सन 2015 में, तो अपने आप में क्वेश्चन का महत्व बढ़ जाता है। अपभ्रंश शब्द का जो है सबसे पहले जो प्रयोग किया वह किया है महर्षि पतंजलि ने। इसको हम याद रख सकते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह किसने किया? तो वो किया है महर्षि पतंजलि ने। इसको हम अच्छे से याद कर लें। अपभ्रंश शब्द जो है हमारी भाषा है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृतिक भाषा, फिर आती है आपकी अपभ्रंश भाषा, फिर आती है अवहट्ट, फिर आती है खड़ी बोली हिंदी। तो जो है अपभ्रंश शब्द जो शब्द आया है एक भाषा का शब्द है। ये पतंजलि ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। कब किया, कैसे किया, इसके बारे में हम और देख लेते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। इसको हमें इस तरीके से याद कर लेना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, KBS, TGT, PGT, नेट, JRF और सेट सभी की दृष्टि से ये वीडियो महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी सफलता जो हमारा लक्ष्य है आप प्राप्त कर सकें और हमें हमारा लक्ष्य मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।